हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं। बराबर, एक सेंट्रल मेटल आइटम के साथ कितने डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं। यहां पर मैंने लिगेंड का बात नहीं किया, मैंने बोला कितने डोनर एटम्स, क्योंकि कभी कभी एक लिगेंड के पास दो दो डोनर एटम भी होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है, FeCN6 4 माइनस करके दिया गया है। अब यहां पर लिगेंड कितना है? लिगेंड कितना है? 6। बट ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, बस बराबर कोई एक ही डोनेट कर पाता है इस टाइम पे। तो यहां पर आपको डोनर आइटम के हिसाब से अगर निकालना है तो 1 इंटू 6 करोगे। 1 इंटू 6 क्या आ रहा है? 6 ही आएगा। फिलहाल क्या आ रहा है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा? 6, क्योंकि डोनर आइटम कितना थे? 6 थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना निकल के आएगा? 6। पर हर केस में ऐसा नहीं होता, लिगेंड डोनर के इक्वल हमेशा नहीं होता। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, COEN3 और यहाँ पे +3 का 4 दिया गया मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिगेंड कितने यहाँ पर? 3 है। बट क्या मैं डोनर 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कौन सा टाइप का लिगेंड है? ये है आपका बाइडेंटेड लिगेंड। इसके एक लिगेंड के पास दो दो डोनर होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 3 2 से कितना हो गया? 6। एक बाइडेंटेड के पास दो डोनर, तो 3 बाइडेंटेड के पास कितना हो गया? 6 डोनर आइटम्स हो गए। तो यहाँ पर एक्चुअली कितने डोनर्स हो गए? 6 डोनर्स। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। चलिए मैं चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि लीजिए, मान लीजिए प्लैटिनम है और प्लैटिनम के साथ जुड़ा हुआ है EDTA। बराबर, EDTA जुड़ा हुआ है इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट। तो इस हिसाब से यहाँ पर लिगेंड तो बस एक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक होना चाहिए। बट कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ये कौन सा डेंटेट है? ये है आपका हेक्साडेंटेट। एक लिगेंड के पास यहाँ पर 6 डोनर एटम्स होते हैं, इसीलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा। तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने डोनर एटम्स है, ना कि कितने लिगेंड्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है डबल सॉल्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब दो सॉल्ट को मिक्स कर देंगे तो जो एक नया सॉल्ट बन के आता है उसका ही नाम दिया गया है डबल सॉल्ट। तो इनका खासियत क्या है? अगर इनको आप एक्वास सॉल्यूशन में डालोगे वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है सिंपल आयंस में। ठीक है, डिसोशिएट इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस। इसका एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, बट फिलहाल दो एग्जांपल दिया गया है। एक तो मोहर सॉल्ट करके दिया गया है और एक तो कैरनालाइट करके दिया गया है। तो चलिए दोनों देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिया गया मोहर सॉल्ट का, FeSO4.NH42SO4.6H2O। मतलब ये फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दो सॉल्ट का क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग मोहर सॉल्ट के नाम से बुलाते हैं। अब इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो आयंस टूटना चालू होता है। यहाँ से स्प्लिट होगा, यहाँ से स्प्लिट होगा और यहाँ से स्प्लिट होगा। तो देखिए यहाँ पे Fe पे आ गया +2 का चार्ज। यहाँ पर सल्फेट कितना था? एक ही था, तो यहाँ पर देखिए सल्फेट एक यहाँ से आया, एक सल्फेट यहाँ से आया, तो सल्फेट दिखाया गया है। अमोनियम, अमोनियम कितना था? यहाँ पर 2 अमोनियम था, तो यहाँ पर लिखा गया है 2NH4+। और वाटर तो मॉलिक्यूल तो 6 वाटर मॉलिक्यूल है, उसको लिखते भी नहीं है। सॉल्ट पे हम यहाँ पर सिर्फ आयंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Fe+2, यहाँ पर ट्वाइस अमोनियम एंड यहाँ पर सल्फेट कितना है? 2। तो एक्वा सॉल्यूशन में डालते यहाँ पर कितना आयंस मिल चुका हम लोगों को? 5 आयंस मिल चुका है। कैरनालाइट की बात करें तो कैरनालाइट दो सॉल्ट से मिलकर बना है, एक तो KCl और एक MgCl2। पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है। इसको भी अगर पानी में आप डालेंगे तो इस टूटेगा, K+Cl- Mg2+ और 2Cl-। तो आपको K+ मिल चुका है, Mg2+ मिल चुका है और 3Cl- आयन भी मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको टोटल कितना आयंस मिल जाते हैं? 5 आयंस मिल जाते हैं।
तो ये होता है डबल सॉल्ट, जो कि दो सॉल्ट से मिल के बना होता है, जिसको पानी में डालते ही वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, आयंस में टूट जाता है। तो इसमें और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन में क्या फर्क है उसको समझते जरा। चलिए, जैसे यहां पर नेक्स्ट दिया गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को भी पानी में डालने में से क्या होगा, टूटेगा, बट उसके पास एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन रह ही जाता है। देखिए अच्छे समझ में आएगा, एग्जांपल लेते हैं हम लोग जरा। डिसोशिएट इन वाटर विथ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया K4FeCN6 का, बराबर ये लिया और मैंने क्या किया, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया। तो आपको पता ही होगा ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बुलाते हैं, वो टूटता तो है नहीं। ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो काउंटर आयन होता है, वो टूट जाता है। तो इस तरह से आपको जनरेट मिलेगा 4K+ और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा FeCN6 4- चार्ज हमने बैलेंस किया था, +4 का चार्ज -4 का चार्ज हो चुका है बैलेंस। देखिए फर्क क्या था पिछले बार में इस बार में, वहां पर पूरी तरह से आयंस में क्या हो चुका था, स्प्लिट हो चुका था, बट यहाँ पर पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटा वो, एटलीस्ट एक आपको क्या मिल चुका है, कॉम्प्लेक्स आयन मिल चुका है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, वो पूरी तरह से आयंस में डिसोशिएट हो जाता है डबल सॉल्ट, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट तो होता है बट उसके पास एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्नर्स थ्योरी, जो कि पहला आइटम था, किसी ने पहला आइटम किया था किसको एक्सप्लेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है, उसका नेचर कैसा है, ये सब बताने का काम सबसे पहला किसने किया था, वर्नर ने किया था। इसीलिए हम लोग वर्नर्स थ्योरी आज पढ़ने वाले हैं। देखिए कुछ पॉस्टुलेट्स था उसका, इसने क्या कहा, तो देखिए सेंट्रल मेटल पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। सेंट्रल जो मेटल होता है उसके पास दो टाइप का वैलेंसीज होता है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी जिसको हम लोग आयनाइजेबल वैलेंसी भी बुलाते हैं, और दूसरा होता है क्या, सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम लोग नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी भी बुलाते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा, चलिए देखते हैं। द आयनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ स्पेसिस विच सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी। देखिए इसको समझाने के लिए, यह आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के बाहर जो जैसे कि Cl3 दिया, ये आपका क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है, और ब्रैकेट के अंदर जितना भी हो क्या आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है। ठीक है यहाँ तक। तो इसने क्या बोला था समझते जरा। आयनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ स्पेसिस विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करवाने का काम किसका होता है, आयनाइजेशन स्फीयर में जो स्पेसिस प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन का क्या काम होगा, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करवाने का, क्योंकि वो कहां प्रेजेंट है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर बुलाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं जरा, बोल रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी फॉर मेटल इज फिक्स्ड एंड सेटिस्फाई बाय आयंस और न्यूट्रल लिगेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, सेकेंडरी वैलेंसी पहले तो मैं बता दूं, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करवाता है, ऐसे स्पेशीज जो कि कहां पर हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो, बराबर। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करवाता है, आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट स्पेशीज। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करवाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट स्पेशीज, बराबर। अब और इसने क्या कहा, तो इसने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसीज फॉर अ मेटल इज फिक्स एंड सेटिस्फाई बाय आयंस और न्यूट्रल लिगेंड। बोल रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करवाने का किसका काम होता है, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, बराबर, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का काम होता है सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करवाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसको समझते जरा। नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। एकदम शॉर्ट में अगर हम कहें, सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। तो मुझे अगर पूछ ले इस कॉम्प्लेक्स का सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, तो मैं सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लूंगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब इसका सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे पता करें, प्राइमरी वैलेंसी का पता करना भी आसान होता है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही उसका क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी। जैसे अगर फिलहाल इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है, +3 आने वाला है। इसका मतलब इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गया, +3, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया, 6। ठीक है, देखिए फिर क्या बोल रहा है वो, यहाँ तो हो गया था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बोल रहा है सेकेंडरी वैलेंसी हैव फिक्स्ड स्पेटाइल अरेंजमेंट।
सेकेंडरी वैलेंसी का जो 3 डायमेंशनल एलिमेंट होता है, जो ज्योमेट्री होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बराबर। देखिए जैसे कि अगर मान लो किसी भी स्पेशीज का कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आ रहा है 6, बराबर, तो इसका मतलब उसका ज्योमेट्री फिक्स होगा, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन किसी भी सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब उसका ज्योमेट्री या तो स्क्वायर प्लानर हो सकता है या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है। बराबर यहां तक। तो एक बार वापस पूरा रिपीट करते हैं। वर्नस जो था वो पहला अटेम्प्ट किया था नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को समझाने के लिए। तो उसने कहा कि सेंट्रल मेटल के पास 2 टाइप का वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, आयंस प्रोड्यूस कर सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है, आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। किसी भी स्पेशीज का प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, आयनेशन स्फीयर में। सेटिस्फाई करवाने का काम कौन करता है, ऐसा स्पेशीज जो कहां पर प्रेजेंट हो, आयनेशन स्फीयर में। और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करवाने का काम होता है ऐसे स्पेशीज का जो कहां पर प्रेजेंट हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स्ड होता है और उसका स्पेटल एलिमेंट भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है। अगर सेकेंडरी वैलेंसी आ रहा है 6 तो सिंपल है, उसका ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और अगर सेकेंडरी वैलेंसी आ रहा है, सॉरी, हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो अगर 4 आ रहा है तो हो सकता है उसका ज्योमेट्री क्या हो, टेट्राहेड्रल हो या फिर स्क्वायर प्लानर हो। पता कैसे चलेगा कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लानर, वो हमको आगे चल के पता चलने वाला है। वीबीटी थियरी करके आएगा, बैलेंस बॉन्ड थियरी, वहां पर पता चल जाएगा कि कौन सा स्पेशीज का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे वो टेट्राहेड्रल होगा और कौन सा स्पेशीज का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे वो स्क्वायर प्लानर होने वाला है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग टाइप के बेसिस पे, जैसे लिगेंड के बेसिस पे हो सकता है, चार्ज के बेसिस पे हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के हिसाब से हम लोग क्या करने वाले, कल कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।